हेलो स्टूडेंट, आज आपका साइंस का पहला पार्ट लाइट है, इसको स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक आप साइंस में कुछ भी आपने सीखा नहीं है। पहला पार्ट है प्रकाश का परावर्तन। यहाँ से आप लापरवाही करना बंद कर दीजिए तो शायद आपको बहुत फ़ायदा मिल जाएगा। आप जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ करते जा रहे हैं, अभी आपको एक नए चैप्टर के माध्यम से हम फिर मौका दे रहे हैं कि आप पढ़िए। आपको इंग्लिश से प्रॉब्लम है ना, कि आप इंग्लिश टोटल हिंदी में बोलने वाले हैं, वो समझ में आई ना। लेकिन इसके बाद भी आपने नहीं पढ़ा तो बहुत बड़े परिणाम आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाले हैं। आप सोच रहे कि पढ़ाई करनी ही नहीं है, अब तो आप पास हो ही जाएंगे, ठीक है ना। ये मन में आपके आ चुका है, इसीलिए तो आप पढ़ नहीं रहे ना। आपको एक लास्ट मौका देंगे। साइंस आपको स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, प्रकाश का परावर्तन। हमने आपको बताया था कि जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश, आपने देखा होगा, आप समतल दर्पण के, जैसे मान लो ये बोर्ड समतल दर्पण है, आप समतल दर्पण के सामने यहाँ खड़े हैं तो आपको यहाँ पे, यहाँ वाले व्यक्ति को आपको आपकी इमेज दिखाई देगी, क्योंकि जो प्रकाश की किरण आपसे चल के जा रही है वो चिकने पृष्ठ से टकराई और परावर्तित होकर वहां चली गई। तो सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश की किरण का किसी चिकने या पालिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ से टकराती है या पालिशदार पृष्ठ से टकराती है और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आपने देखा हुआ शीशे में, आप दर्पण आपने देखा हो, दर्पण, समतल दर्पण आपने देखा होगा। समतल दर्पण में आप यहाँ खड़े थे, आपसे चलने वाली ये प्रकाश की किरण गई और यहाँ टकराई, इस वाले व्यक्ति को दिखाई देगी। जो वहाँ खड़ा है व्यक्ति, यहाँ से प्रकाश की किरण चली, ये चिकने पृष्ठ से टकराई और इसी तरफ लौट गई। समझ में आई ना। आपने देखा होगा कि लेड की पॉलिश रहती है, आपने कांच, आपने समतल दर्पण आपने बनते हुए देखा होगा, उस पर लेड की पॉलिश रहती, लेड की पॉलिश रहती। लेड की पॉलिश के कारण आपसे जो प्रकाश की किरण चल के गई है वो रिफ्लेक्टेड होकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर, देखिए इस माध्यम से चली प्रकाश की किरण, एक माध्यम से चलकर चिकने पृष्ठ से टकराने के पश्चात, चिकने या पालिशदार पृष्ठ से टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाए, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश की किरण का किसी चिकने या पालिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, और ये तल परावर्तक तल कहलाता है। ठीक है, ये आपकी ABC। देखिए, ये कोई M1 M2 आपका ये परावर्तक तल है। M1 M2 आपको दिख रहा होगा, M1 M2 है ना, ये आपका परावर्तक तल है। ठीक है, M1 M, और इस पर एक कोई प्रकाश की किरण देखिए AB, ये प्रकाश की किरण AB है, वो आपतित किरण है। देखिए ये प्रकाश की किरण आ रही है, वस्तु है कोई, ये यहाँ से प्रकाश की किरण आई और इसको कहते हैं आप इंसिडेंट रे या आपतित किरण कहते हैं। यहाँ पे समतल दर्पण से टकराई और टकराने के पश्चात देखिए उसी माध्यम में, तो AB है आपकी आपतित किरण, B है आपका आपतन बिंदु
और ए बी सी आपकी परावर्तित किरण है, ए बी है इंसिडेंट रे, ठीक है, और इसे बोलते हैं आप रिफ्लेक्टेड रे। ए बी क्या है, ए बी है आपकी इंसिडेंट रे आपतित किरण, बी सी परावर्तित किरण है रिफ्लेक्टेड रे है, और बी है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट या आपतन बिंदु कहलाता है। बी को क्या कहते हैं आप लोग, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट यानी आपतन बिंदु कहलाता है, ठीक है। और बिंदु बी पे जो आपने जो आपने दर्पण है ना, इसके लंबवत बिंदु बी पे आपने ये लाइन खींची है, इसे आप अभिलंब कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। ये क्या कहलाता, बी एन अभिलंब है। प्रकाश की किरण का किसी चिकने या पालिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं तथा उस तल को परावर्तक तल कहते हैं, ठीक है। इसमें परावर्तक तल कहते हैं। देखिए M1 M2 ये कोई दर्पण है, M1 M2 क्या है आपका, दर्पण है, परावर्तक तल चिकना तल है। ए बी रे ऑफ इंसिडेंट है, आपतित किरण है, जो ए बी आपतित किरण है। और देखिए चिकने पृष्ठ पर बी पे ये आपतन बिंदु है, इस पे ये टकराई और बी सी दिशा में चली गई, तो ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई। और बिंदु बी पे आप 90 डिग्री का एंगल बना दीजिए, जो बी एन आपका अभिलंब है, ए बी आपतित किरण, बी सी परावर्तित किरण, और बी एन अभिलंब कहलाता है, नॉर्मल कहलाता है। इंसिडेंट रे, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये आपतन बिंदु है, ठीक है, और ये अभिलंब है। तो आप लोग परावर्तन की परिभाषा सीख गए होंगे। प्रकाश की किरण का किसी माध्यम से चलकर किसी चिकने पृष्ठ से टकराने के पश्चात, किसी चिकने पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात, किसी टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश की किरण का किसी चिकने या पालिशदार से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की घटना को, क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, इसे प्रकाश परावर्तक तल कहते हैं। अब है आपका, ठीक है, देखिए ये आपातीकरण है, आपतित किरण है, अभिलंब। आपातीकरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है इसे आप आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है इसे आप परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण का मान ये है आपतन कोण, ये है परावर्तन कोण, ठीक है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, ठीक है। तो आप परावर्तन के नियम देखिए, परावर्तन के नियम, परावर्तन का नियम नंबर 1 तो आपने अभी देख ही लिया। सबसे पहले परावर्तन की परिभाषा आपने सीखी है कि प्रकाश की किरण का किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। ये परावर्तक तल है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है, तो ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण होगा। आपतन कोण का मान, परावर्तन का नियम नंबर 1 है आपातीकरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन का पहला नियम है आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। नंबर 2, आपातीकरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। आपातीकरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे, आपतन बिंदु, ये आपातीकरण है AB, ये परावर्तित किरण है BC, ये आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। आपातीकरण,
परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों देखिए एक ही तल में है, एक ही ओर है कि नहीं है, तीनों एक ही तल में हैं। तो आप लिख देंगे आपातीकरण, आपातीकरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए ये परावर्तन के दो नियम हैं। नंबर एक, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। नंबर दो, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये परावर्तन के नियम कहलाते हैं। देखिए ये आपका आपातीकरण और अभिलंब के बीच में ये कोण है, इसे आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। देखिए यदि कोई प्रकाश की किरण, ये आप M1 M2 है ना, ये परावर्तक तल है, आपका दर्पण है। यदि कोई प्रकाश की किरण ऐसे लंबवत गिरे, यानी ये अभिलंब, यही अभिलंब है और यही आपातीकरण है। अभिलंब और आपातीकरण देखिए आपतन कोण को स्मॉल आई से व्यक्त करते हैं और परावर्तन कोण को स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। आपतन कोण को स्मॉल आई से और परावर्तन कोण को स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। यदि देखिए यही आपातीकरण है, यही अभिलंब है, अर्थात आपातीकरण और अभिलंब के बीच का कोण 0 है, आई 0 है, आपतन कोण का मान 0 है, तो परावर्तन कोण का मान 0 होगा। अर्थात इसका मतलब ये कहलाया, यदि कोई प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर किसी चिकने पृष्ठ पर लंबवत गिरती है, लंबवत गिरती है, यानी आपातीकरण और अभिलंब के बीच का कोण 0 है, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण यानी परावर्तन कोण का मान 0 होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इस टाइप से आप ये आपातीकरण, ये आपातीकरण है, ये परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है, ये आपतन कोण आई से व्यक्त होता है, ये परावर्तन कोण आर से व्यक्त होता है। यदि आपतन कोण, यदि आपातीकरण और अभिलंब के बीच में कोण 0 हो, अर्थात यदि कोई प्रकाश की किरण अभिलंब की दिशा में ही आपतित होती है, अर्थात आई 0 हो, तो आर भी 0 होगा। इतना उतार लीजिए, फिर देखें। देखिए अभी आप लोगों ने सीखा है प्रकाश का परावर्तन। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आपने देखा था परावर्तन के 2 नियम बताए थे हमने आपको, आपातीकरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं और आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये सार है इसका। आपको जो भी हम आपको लिखवा रहे हैं, ये आपको अपनी कॉपी पर उतार के हमें दिखाना है। आप शाम तक का समय है आपके पास, शाम तक आप इसको उतार के अपनी कॉपियों पर लिखना है, नोट्स बनाते चलना है। हम देखेंगे आप अपने नोट्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, ठीक है? इसलिए हम पूरा बोर्ड पे आपको लिख रहे हैं, आप बोर्ड पे आपको इसमें देखिए, आप अभी आपने पढ़ा कि आपतन कोण का मान 0 है तो परावर्तन कोण का मान 0 है। यदि कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर अभिलंब टकराती है, अर्थात अभिलंब की दिशा में यदि प्रकाश की किरण आती है, तो परावर्तित किरण भी उसी दिशा में वापस लौट जाएगी, ठीक है ना? अब आप देखिए प्रकाश के परावर्तन में कुछ नियम हैं। समतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा तथा दर्पण के लंबवत ठीक उतनी ही पीछे बनता है जितनी दूरी पर
वस्तु दर्पण के सामने रखी हो। क्या है इसका अर्थ? आपने तो घर पे जनरल सी चीज़ है ना, आपने घर पे समतल दर्पण में अपने आप को देखा होगा। आपका जो प्रतिबिंब है कितनी दूरी पे बनता है? आपका जो प्रतिबिंब है दर्पण के सामने उतनी ही दूरी, दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर, जैसे मान लो ये दर्पण रखा, हम यहाँ खड़े हैं, हमारी दर्पण से दूरी ये है, तो हमारे प्रतिबिंब की भी दर्पण से दूरी इसके पीछे उतनी ही होगी। तो देखिए समतल दर्पण द्वारा वस्तु का जो प्रतिबिंब है ना वो सदैव आभासी बनता है, सीधा बनता है। दर्पण के लंबवत ठीक पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी की दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखी है। यदि दर्पण के सामने वस्तु 2 मीटर की दूरी पर रखी है तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब हमारा 2 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। ठीक है, तो समतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है, समतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी बनता है। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह सदैव आभासी होता है, सीधा होता है, और दर्पण के लंबवत ठीक पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी हो। ये जनरल सी बातें हैं जो आपको आती हैं, लेकिन अभी आपने कभी लिखा नहीं होगा इनको, अब आपको लिख के व्यक्त करना है। दर्पण के सामने आप जितनी दूरी पर खड़े होंगे आपका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर तो बनेगा, बनेगा कि नहीं? यदि हम समतल दर्पण के सामने किसी वेग से दर्पण की ओर या दर्पण से दूर दौड़ें, मान लीजिए हम समतल दर्पण के सामने 3 मीटर प्रति सेकंड के वेग से समतल दर्पण के पास आ रहे हैं। यदि हम समतल दर्पण के पास 3 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आ रहे हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब है ना, हमारा जो प्रतिबिंब है वो दर्पण वो भी हमारे वेग से दुगने वेग से हमें आता हुआ प्रतीत होगा। देखिए यदि हम समतल दर्पण के सामने किसी वेग से दर्पण की ओर या दर्पण से दूर दौड़ें, यदि हम समतल दर्पण के सामने किसी वेग से दर्पण की ओर आएं या दर्पण से दूर जाएं तो हमारा प्रतिबिंब भी दुगने वेग से अपनी ओर आता है या दूर जाता हुआ दिखाई देता है। यदि हम समतल दर्पण के सामने किसी वेग से दौड़ें तो हमारा प्रतिबिंब उसके दुगने वेग से आता हुआ प्रतीत होगा। यदि हम दूर भी जाएंगे तो भी हमारा प्रतिबिंब दर्पण से दूर हमारे वेग से दुगने वेग से जाता हुआ दिखाई देगा। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। आपने अपना प्रतिबिंब देखा होगा समतल दर्पण में, जितनी आपकी लंबाई होगी उतनी तो लंबाई दिखाई देती है। तो उसने कहा कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक है, किसी व्यक्ति को यदि अपना पूरा प्रतिबिंब देखना हो, यदि हमें अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण की लंबाई है ना, हमारी लंबाई की आधी न्यूनतम लंबाई, दर्पण की न्यूनतम लंबाई हमारी लंबाई की आधी लंबाई होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखना हो तो दर्पण की न्यूनतम लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होना चाहिए। यदि कोई 2 मीटर लंबी वस्तु को हम दर्पण में देखना चाहते हैं तो जो दर्पण की न्यूनतम लंबाई है वो 1 मीटर होना चाहिए। ठीक है, और समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। मोस्ट एक नंबर में आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। तो ये एक जनरल सी बातें हैं। देखिए समतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी बनता है, सीधा बनता है, और दर्पण के लंबवत ठीक पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी है। नंबर 2, यदि हम समतल दर्पण के सामने किसी वेग से दौड़ें तो हमारा प्रतिबिंब उसके दुगने वेग से हमें अपनी ओर आता हुआ या दूर जाता हुआ दिखाई देता है। समतल दर्पण द्वारा बना वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होता है। हमारी जितनी लंबाई होगी हमारा प्रतिबिंब भी उतनी लंबाई का दिखाई देगा। किसी व्यक्ति को यदि
अपना पूरा प्रतिबिंब दर्पण में, यदि हमें अपना पूरा प्रतिबिंब दर्पण में देखना है तो दर्पण की न्यूनतम लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होना चाहिए। नंबर 5 है इसमें, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ऐसे एक एक नंबर देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें है परावर्तन के नियम, परावर्तन की परिभाषा, परावर्तन के नियम। परावर्तन की परिभाषा हमने आपको बताई है कि यदि कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के नियम में हमने आपको बताया आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपातीकरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये आपने सीखा। इसके बाद आप जनरल सी चीज़ें, कोई आपसे पूछ ले यदि आप दर्पण के सामने 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दौड़ रहे हैं तो आपका प्रतिबिंब किस वेग से आता हुआ प्रतीत होगा? 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आता हुआ प्रतीत होगा। यदि आप 2 मीटर की लंबाई की वस्तु को दर्पण से देखना चाहते हैं तो दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होना चाहिए? 1 मीटर होना चाहिए। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत होती है। इस टाइप से आपके क्वेश्चन इसमें आते हैं। देखिए, आपका ये साइंस का पहला पार्ट, प्रकाश का परावर्तन, फिजिक्स का पहला पार्ट यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले पार्ट में आपको गोलीय दर्पण सिखाएंगे। ये आप आज ही होमवर्क करके दिखाएंगे। हमने बताया जिनका होमवर्क नहीं होगा वो आगे नहीं पढ़ेंगे। हमें आज शाम तक 6 बजे तक आपके पूरे होमवर्क हो जाना चाहिए। इसके बाद किसी के होमवर्क स्वीकार ही नहीं करेंगे हम, ठीक है? शुरुआत है। अधिक से अधिक आप लोग वीडियो देखिए जिससे हमारा उत्साह बढ़ता रहे और हम और अच्छी तरह से आपको सिखाते रहें। धन्यवाद।